मैं उसका सिर दबाने लगा। सिर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद काव्या ने मना करने के लिए मुंह खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने कई दिनों से एक बात मन में बार बार उठ रही है कि इंसान को अपने कर्मों का फल इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। यह बात नहीं है कि मैं टेलीविजन देखकर भक्ति प्रधान कार्यक्रमों से प्रभावित हो गया हूँ। यह भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगा हूँ, नहीं किसी बाबा का भक्त बना हूँ। यह भी नहीं कि पश्चाताप की महत्ता नए सिरे में समझ में आ गई हो। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मेरी सुपुत्री रोशनी का मेलजोल अपने सहकर्मी आर्यन के साथ काफी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय आर्यन का शादीशुदा होना है। रोशनी एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। आर्यन सीनियर मैनेजर है। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, परंतु आर्यन के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी यशोदा बेटे के पास न्यू जर्सी गई थी। अब वहाँ फ़ोन करके दोनों को क्या बताता। स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा मुजफ्फरपुर नगर में नया नया तबादला हुआ था। परिवार दिल्ली में ही छोड़ दिया था। वैसे भी यशोदा उस समय गर्भवती थी। मयंक भी बहुत छोटा था और यशोदा का परिवार भी वहीं था, इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। गांधी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया था मैंने। वहाँ से मेरा बैग भी पास पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था, एक औरत और तीसरी या चौथी में पढ़ने वाले उसके 2 जुड़वा लड़के। मेरे बैंक में काम करने वाले मिथिलेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपनी ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने ही उनके तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना विमलेश जी, बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते मिथिलेश बाबू यह बताना नहीं भूले थे। शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम पुरुष वर्ग पूरी तरह ईमानदारी से जतन तब और भी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपने सौजन्य से अभिभूत कर दिया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वह सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैंने पूछा। जी सर, मेरी चाबी कहीं गिर गई है। बच्चे आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप परेशान ना हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। जी मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जी मैं यहीं इंतजार कर लूँगी, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद काव्या जी के घर की चाबी बन गई और मैंने उनके घर में बैठकर चाय पी रहा था। आधे घंटे बाद उनके बच्चे भी आ गए। दोनों मेरे बेटे मयंक की ही उम्र के थे। पल भर में ही मैंने उनका दिल जीत लिया। जितना समय मैंने अपने बेटे को नहीं दिया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं अखिल और निखिल को देने लगा था। उनके साथ क्रिकेट खेलना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, रविवार को उन्हें लेकर मंडी की चाट खाने का तो जैसे नियम ही बन गया था। काव्या जी अब काव्या हो गई थी। अब किसी भी फैसले में काव्या के लिए मेरी अनुमति महत्वपूर्ण हो गई थी। इसलिए मेरे समझाने पर उसने अपने दोनों बेटों को स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर भेज दिया था। सरकारी बैंक में काम हो न हो, हड़ताल तो होती ही रहती है। हमारे बैंक में भी 2 दिन की हड़ताल थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर ही था। अमूमन छुट्टी के दिन मैं काव्या के घर ही खाना खाता था, परंतु उस रोज बात कुछ अलग ही थी। घर में दोनों बच्चे नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ काव्या? अरे विमलेश जी, अब क्या आपको भी आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी? खाना खाकर दोनों टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा काव्या कुछ असहज सी है। क्या हुआ काव्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या?
कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। अपनी जगह से उठकर मैं उसका सिर दबाने लगा। सिर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हम किसी और ही दुनिया में खोने लगे। थोड़ी देर बाद काव्या ने मना करने के लिए मुंह खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद काव्या ने आंखें नहीं खोली। मैं धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। कहीं कोई संकोच नहीं था। दोनों के बीच जैसे हमारे शरीर सालों से मिलना चाहते हों। दिल ने दिल की आवाज़ सुन ली थी। शरीर ने शरीर की भाषा पहचान ली थी। उसके कानों के पास जाकर मैं धीरे से फुसफुसाया, प्लीज काव्या, आंखें ना खोलना तुम। आज बंद आंखों में मैं समाया हूँ। न जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे चुपचाप लेटे रहे। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुझसे नाराज तो नहीं हो तुम? नहीं, पर अब से हूँ। आप शादीशुदा हैं और मैं। काव्या, यशोदा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवारों के बीच हुआ था। बस उसे ही निभा रहा हूँ। प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना है। परंतु विवाह? काव्या, क्या 7 फेरे प्रेम को जन्म दे सकते हैं? 7 फेरों के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध का होना तो तय है, परंतु प्रेम का नहीं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है काव्या? प्रेम शक्ति देता है, कमजोर नहीं करता। हाँ, वासना पछतावा उत्पन्न करती है। जिस पुरुष से मैंने विवाह किया उसे केवल अपना शरीर दिया, परंतु मेरे दिल तक तो वह कभी नहीं पहुंच पाया। फिर जितने भी पुरुष मिले उनकी गंदी नजरों ने उन्हें मेरे दिल तक आने ही नहीं दिया, परंतु आपने मुझे एक शरीर से ज़्यादा एक इंसान समझा। इसलिए वह पुराना संस्कार जिसे अपने खून में पाला था कि विवाहेतर संबंध नहीं बनाना, आज टूट गया। शायद आज मैं समाज के अनुसार चरित्रहीन हो गई। फिर कई दिन बीत गए। हम दोनों के संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे थे। मौका मिलते ही हम काफ़ी समय साथ बिताते, एक साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना और फिर घर का आकर अखिल और निखिल के सोने के बाद एक दूसरे की बाहों में खो जाना दिनचर्या में शामिल हो गया था। ऑफिस में भी दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्रेम की बातें होती रहती थी। बीच बीच में मैं अपने घर जाता था और यशोदा के लिए और दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले जाता। रोशनी का भी जन्म हो चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब यशोदा मुझ पर तबादला करवा लेने का दबाव डालने लगी थी। इधर काव्या भी हमारे रिश्ते का नाम तलाशने लगी थी। मैं अब इन दोनों औरतों को नहीं संभाल पा रहा था। 2 नावों की सवारी में डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। अब समय आ गया था किसी एक नाव में उतर जाने का। काव्या से मुझे वह मिला जो मुझे यशोदा से कभी नहीं मिल पाया था, परंतु यह भी सत्य था कि जो मुझे यशोदा के साथ रहने में मिलता था वह मुझे काव्या के साथ कभी नहीं मिल पाता। और वह यह था मेरे अपने बच्चों का प्यार। इसलिए मैं अपना तबादला दिल्ली में करवा लिया। तुम दिल्ली जा रहे हो? काव्या ने पूछा। काव्या को पता चल गया था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे यह बात छिपाने की। बोला, हाँ, वहाँ जाना तो था ही और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। देखो काव्या, मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, करता था, परंतु अब नहीं करते। तब मैं होश में नहीं था, पर अब हूँ। तुम कहते थे यशोदा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या जो हमारे बीच था वह महज। काव्या, देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें मुझसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मन भर जाने पर मुझे। हाँ किया, जाओ, क्या कर लोगी? मैंने मजा किया तो क्या तुमने नहीं किया? पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताऊं तुम्हें कितना खर्च किया है मैंने तुम्हारे ऊपर? कितना नीचे गिर गया था मैं, कैसे बोल गया था मैं वह सब। यह मैं भी जानता था,
कि काव्या ने कभी खुद पर या अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फ़ायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी और लड़की के साथ ना करो। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। उसके बाद काव्या ने मुझ पर रेप का केस कर दिया। केस की बात सुनते ही यशोदा और मेरी ससुराल वाले और परिवार वाले सभी मुजफ्फरनगर आ गए। मैंने रो रो कर यशोदा से माफ़ी मांगी। अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफ़ी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते विमलेश? मैं एकदम चुप रहा। क्या जवाब देता? चुप क्यों हो, बोलो। शायद नहीं या शायद हाँ। यकीनन तुम मुझे माफ़ नहीं करते। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज स्त्री से उसे माफ़ कर आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक स्त्री से होती है तो समाज कैयर नाम दे डालता है।